नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पी के एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट की एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुकी है। आप सभी ने एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों को अध्ययन कर लिया होगा, उन्हें अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्लास के माध्यम से आप उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका अभ्यास आप निरंतर हमारे साथ कर सकते हैं। और ये क्लास केवल रिवीजन के तौर पर रहेगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है किताब तो किताब पढ़ें और फिर इस क्लास को देखें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस क्लास का उद्देश्य केवल क्वेश्चंस के जो वन लाइनर हैं उनका रिवीजन आपको कराना है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 6 के जो पहला भाग है भूगोल, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने इन पाठों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं जो वन लाइनर हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कुछ 70 क्वेश्चंस के आसपास, जिनमें से इन पाठों से संबंधित जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो चैप्टर है अंतरिक्ष खोज, उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? तो मित्रों, उसका आंसर होगा क्या? ध्रुव तारे से, अर्थात जो ध्रुव तारा है वो किस पिरामिड से संबंधित है? गीजा का महान पिरामिड से संबंधित है। केवल वन लाइनर क्वेश्चन हमारे इसमें होंगे। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो मित्रों, अंतरिक्ष के सबसे पहले जो प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? मिस्र से अंतरिक्ष के हमें प्रमाण मिले हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। आप इसे याद रखेंगे। पृथ्वी का सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये जो परिधि की गणना है, इसकी जो सही गणना, सही माप किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने इसका जो है वर्गीकरण किया था, इसका गणना सबसे पहले की थी। भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें बताया? तो ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? भास्कराचार्य ने बताया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी हमें किसने दी? भास्कराचार्य ने दी। दोस्तों, अगर आपने क्लास को पढ़ रखा है या तो आपने पुस्तक पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे और आपको लगेगा कि हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं, केवल दोहराना आपका इस क्लास में हो रहा है, तो ताकि आपके वो क्वेश्चन है वो आपकी स्मृति में बने रहें। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों, दूरबीन का जो आविष्कार किया है हॉलैंड के नीदरलैंड शहर में जो हैंस लिपर्सरी है, उन्होंने इसका आविष्कार किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आठवां जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? अर्थात बात है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखना है, आप सभी को पता भी होगा दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, जो कहाँ के थे मित्रों? इटली के थे, और 1610 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? तो उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर किया गया है। तो ध्यान रखना, ये फतेह सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इस उदयपुर की फतेह सागर झील में क्या स्थापित है? जो दूरबीन है उसको स्थापित किया गया है कहाँ पर मित्रों? उदयपुर के फतेह सागर झील में। 10वां प्रश्न, सवाई माधोपुर जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया था? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है सारे। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया था? तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो ये है कि वेधशालाओं का या सौर वेधशालाओं का निर्माण किसने किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। और कहाँ कहाँ पर किया था? देखिए, दिल्ली में किया था, जयपुर में किया था, बनारस में किया था, उज्जैन में किया था, और कहाँ पर? मथुरा में किया था। 5 जगह जो सवाई जयसिंह हैं उन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया था। सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया है? तो देखिए, सम्राट यंत्र यानी सबसे बड़ा, जयप्रकाश और राम यंत्र, ये 3 यंत्रों का निर्माण कराया है। दोस्तों, ये आपको सामान्य जो गाइड्स हैं उनमें नहीं मिलेगा प्रश्न, ये पुस्तक के ही प्रश्न हैं सारे। तो सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? देखिए दोस्तों, पहला कौन सा है? सम्राट यंत्र, जो सबसे बड़ा यंत्र है। दूसरा कौन सा है? जयप्रकाश। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? राम यंत्र। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? देखिए दोस्तों, कितना पलायन वेग होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग
होना चाहिए, किससे निकलने के लिए? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट, तत्कालीन सोवियत संघ, 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? तो ध्यान रखना लाइका नामक कुतिया थी जो स्पुतनिक 2 से गई थी, ध्यान रखना। तो अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले जो जीवित प्राणी था वो कौन था? एक पशु था जिसका नाम था लाइका, और वो क्या थी? एक कुतिया थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वें प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। कहाँ का था ये? बोस्ताक प्रथम का फर्स्ट का 1961 में। यूरी गागरिन कहाँ था? किससे गया था? बोस्ताक फर्स्ट यान से गया था। कब गया? 1961 में गया था। चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? तो देखिए दोस्तों, 1969 में अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर पहला मानव गया था, 1969 में। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ध्यान रखना नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न हैं। चंद्रमा पर पहली बार कब गया? 1969 में गया। कौन गया? नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार गया है, ध्यान रखना है आपको। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम नागरिक कौन था? प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ध्यान रखना राकेश शर्मा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बात की गई है ये विश्व में प्रथम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जबकि ये जो राकेश शर्मा है ये भारतीय हैं जो 1984 में सोयूज T11 नामक यान से गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। 20वां प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुनीता विलियम्स थी। अर्थात अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जो समय बिताया वो किसने? सुनीता विलियम्स ने। ये कहाँ की थी भाई? भारतीय ने, भारत की रहने वाली थी। इसरो का पूरा नाम बताइए। ऐसे सामान्य प्रश्न भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं दोस्तों। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, किसका नाम है ये? इसरो का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों ये इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, पीके एडवांस साइको के नाम से। तो आपने सर्च नहीं किया है तो सर्च करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और PDF आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसरो का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ध्यान रखना 1962 में हुआ था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था। किसका? इसरो का। अभी हमने इसकी फुल फॉर्म भी देखी है। तो 1962 में इसका जो गठन हुआ है और किसने किया है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसरो का गठन किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखना विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा है भाई? आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारे प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम रख दिया गया। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहाँ से किया गया? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। 26वां प्रश्न है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया भाई? 2013 में। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। जो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया, छोड़ा गया। 27वां प्रश्न, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो एस्ट्रोसैट अक्टूबर 2015 में स्थापित हुई थी। पहली वेधशाला है कौन सी? एस्ट्रोसैट। ये भी आपको याद रखना है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ध्यान रखना 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं, ध्यान रखना है आपको। सामान्य सा प्रश्न है लेकिन फिर भी ऐसी कभी सामान्य चीज़ों को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1 मील में कितने? ध्यान रखना 1.6 किलोमीटर। 40वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आप कमेंट्स करके बताएं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये तो छोटा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कमेंट्स करके आप नीचे बताएं। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूहों के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो ओशिनिया नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पर पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ जो दीवार है, कहाँ पर है? ये भी आप नीचे कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। ये सबसे बड़ी मूंगा निर्मित दीवार है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। कौन सी है भाई? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया से है।
मेरिनो भेड़, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मेरिनो क्या है? तो ध्यान रखना, मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है। क्या है? भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, अगले 47वें क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। कालगुरली व कुलगार्डी क्या है? सोने की खाने। दोस्तों ये भी आपसे पूछा सकता है। कालगुरली और कोलगार्डी ये क्या है? सोने की खाने हैं। विशेष रूप से आपको इसको ध्यान रखना है। कौन कौन सी दो खाने हैं, दोनों का नाम कैसे चालू है? कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो मर्रे एवं डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की दो मुख्य नदियाँ हैं, एक तो मर्रे और एक कौन सी है? डार्लिंग नदियाँ हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है मित्रों? त्रिभुजाकार है। दोस्तों ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप ग्रेड सेकंड की एग्ज़ाम दी है, चाहे आप फर्स्ट की एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी की एग्ज़ाम दे रहे हो, या रीट मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए क्लास बेहद उपयोगी। जहाँ कहीं भी आपकी जीके से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम से हों, वो आपके प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखें। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा गर्त है। तो ध्यान रखना है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मैरियाना ग्रंथ है। ये मैरियाना ग्रंथ किस महासागर में पाया जाता है? ये आपको कमेंट्स करके नीचे जल्दी से बताना है कि मैरियाना ग्रंथ कौन से महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहलाता है? अग्नि मेखला। बिल्कुल, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पर ये ज्वालामुखी भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं? तो कौन से में? अग्नि मेखला, फायर रिंग में आते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ध्यान रखना है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ये देखिए, पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अटलांटिक हो गया। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है भाई? अंग्रेजी भाषा के एस आकार। कैसे आकार? एस आकार के समान है। किसकी आकृति? अटलांटिक महासागर की। डागर बैंक, ग्राउंड बैंक, डागर बैंक, ग्रांड बैंक अटलांटिका के किस प्रकार के क्षेत्र है? मछली पकड़ने के केंद्र है भैया। कैसे केंद्र है? मछली पकड़ी जाती है इन जगहों पर। कौन सी जगह पर? डागर बैंक और ग्रांड बैंक पर। कटकों के लिए, किसके लिए? कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर जाना जाता है। किसके लिए स्पेशल? कटकों के लिए जो महासागर जाना जाता है, कटक के लिए कौन सा महासागर जाना? अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। दोस्तों क्लास रिवीजन क्लास है, आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। आपको पहले चैप्टर को पढ़ लेना है और उसके बाद में इस क्लास को देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 57वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना है कि कटक का संबंध किससे है? अटलांटिक महासागर से। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? तो ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम है। सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला जो महासागर है वो कौन सा है? यही है। विश्व का सबसे छोटा महासागर भाई आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक है। सबसे बड़ा कौन सा है? आप सभी को पता है, प्रशांत है। दूसरे नंबर पर अपन बात कर रहे थे अटलांटिका की, और सबसे छोटा भी आ चुका है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है। किसके समान है? अटलांटिका इसकी तो एस के अक्षर के समान है, जबकि इस आर्कटिक की किसके समान है? डी के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। किसको? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है भाई? आर्कटिक को, या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि करती है। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डेनमार्क जल संधि जोड़ती है। कौन को? आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य डेनमार्क जल संधि करती है भाई। तो 63वां क्वेश्चन देखिए भाई, चैप्टर का नाम भी आपका है पर्यावरण प्रदेश, आप मिला सकते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है भाई। पृथ्वी पर सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ये भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी, और ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है किस पर? यहाँ पर। पृथ्वी पर सूर्य किरणें सबसे तिरछी कहाँ पर पड़ती है? ध्रुवों पर। भाई ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ से अगर सूर्य चमकेगा तो ये तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? ध्रुवों पर ही पड़ेगी, जबकि सीधी किरणें कहाँ पर पड़ेगी? इस भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। ठीक है, जबकि ध्रुवों पर सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तरफ तापमान कैसा होता है भाई? कम। जब तिरछी किरणें पड़ेंगी तो निश्चित रूप से तापमान कैसा होगा? लो होगा, कम होगा, जबकि यहाँ पर कैसा होगा? अधिक होगा।
प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रेयरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आपको इसके साथ एक साथ पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं भाई। स्टेपी घास के मैदान कहाँ जाते हैं? यूरोप में। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? शीत मरुस्थल से। ये कहाँ पर पाई जाती है? लद्दाख में। याक एक पशु है जो ठंडे इलाकों में रहता है। पता है आपको, ध्रुवीय इलाकों में रहता है जहाँ शीत मरुस्थल अर्थात तेज कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। ऐसी जगह पर कौन सा पशु रहता है? याक। एस्किमो के बर्फ़ से बने घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं भाई। एस्किमो एक जाति है और उस जाति, ये एस्किमो जाति है, उसके वो बर्फ़ के उसके घर होते हैं, उस बर्फ़ के घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले हैं। कौन कौन से? सील और वालरस। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थिति वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? कठबंध। ये दो है, ये दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये वाला स्थान। तो ये किसके नाम से जाना जाता है भाई? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? धौरे। किस नाम से जाने जाते हैं भाई? रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? रेत के टीलों को धौरे कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी रिवीजन क्लास। लगभग 6 क्लास के हमने सभी जो भूगोल वाला चैप्टर था उसके लिए हैं। अगली कक्षा में हम उससे जो अगला पार्ट है वो लेंगे। तो आपको संपूर्ण PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। PK एडवांस आई को आप टेलीग्राम पर सर्च करिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको क्लास अच्छी लगी है क्लास को भाई लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।